देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो आज हम लोग जो है एकदम स्टार्टिंग से एक बार कॉस्ट फिर से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि बजट मेरा लास्ट था कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग अभी क्या करेंगे फिर से कॉस्ट का एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। स्टार्टिंग मतलब कुछ नहीं, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जहां पर कॉस्ट में क्या क्या टर्म यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा ना ये देखो हैंड रिटन नोट है, ठीक है। लिखवाने से काफी टाइम जाएगा, तो तुम लोग का टास्क ये रहेगा, हम पूरा चीज समझा देंगे जितना होगा, ठीक है। जितना आज कंप्लीट होगा तुम लोग को, जितना कंप्लीट होगा हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तुम लोग को जितना कंप्लीट क्लास में होगा उतना लिख लेना है, ठीक है। एटलीस्ट फ्राइडे के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे में क्लास होगा, तो जितना होगा लिख लेना है। अगर कहीं पर भी मेरा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आता है तो मुझे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस नोट से ही पढ़ेंगे जो कि मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट का एकदम स्टार्टिंग से। कॉस्ट कहाँ से आया क्या नहीं, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स। तो देखो सबसे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? अकाउंटिंग वर्ड का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना। अगर हम लोग किसी चीज का रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लोग उसे अकाउंटिंग बोलते हैं। अब कितने तरीके का रिकॉर्डिंग हो सकता है? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग हो सकता है, मैनेजमेंट का रिकॉर्डिंग हो सकता है, कॉस्ट का रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, अकाउंट्स का इसीलिए तीन पार्ट होता है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीन पार्ट में अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वो अकाउंटिंग जो तुम लोग सबसे पहले कॉमर्स के स्ट्रीम में पढ़ते हो, अकाउंट्स बोल के, ठीक है। तुम लोग बोलते हो ना मेरा सब्जेक्ट में मेन क्या है, अकाउंट्स है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अकाउंट्स नया सीख रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी नया सीखते हो, फिर भी अकाउंट्स जो है ये नया एक तरीका होता है सीखने का। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब जो अकाउंट्स तुम लोग बोलते हो ना कि सब्जेक्ट अकाउंट्स है, ये उसी चीज को डिनोट करता है। अब इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ए का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। जब हम लोग अकाउंट सीखते हैं सबसे पहले जर्नल सीखते हैं, फिर लेजर करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है। फिर क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल को मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक है। ट्रेडिंग एक साथ लिखते हैं तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस बात को लेके कंसर्न है? रिकॉर्डिंग को लेके। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री करना। क्लासिफाइंग मतलब क्या करते हैं? जर्नल एंट्री जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसमें अकाउंट्स का नाम देते हैं, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, और उसे अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कैश का पूरा डिटेल्स कैश अकाउंट में रहेगा, और मान लो बैंक का पूरा डिटेल्स बैंक अकाउंट में रहेगा, डेटर ए का पूरा डिटेल्स डेटर ए में रहेगा, मिस्टर सी का डिटेल्स मिस्टर सी में रहेगा। That is classifying and summarizing in terms of money transaction and summarizing, ठीक है। समरी करने का मतलब ये वाला। फाइनल अकाउंट्स बना के हम लोग क्या करते हैं सब, या फिर ट्रायल बैलेंस, सॉरी समरी मतलब हम लोग क्या करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स का समराइजेशन करते हैं, ठीक है। और ये सारे काम क्या होते हैं? इन टर्म ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अगर हमारे पास मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ना हो तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया बुक्स परचेज फॉर 200 कैश, तो तुम लोग एंट्री कर दोगे इस तरीके से कि बुक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे बुक्स परचेज फॉर सम वैल्यू, ये नहीं बोलेंगे, मैंने बोल दिया फॉर सम वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग बोल देते हैं फॉर सम वैल्यू तो उसका कभी भी जर्नल एंट्री नहीं हो सकता है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये डेफिनेशन देखो जिन्होंने 11 में जो है अकाउंट्स किया है उनको ये डेफिनेशन तो पता ही होगा, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स का मतलब जैसे ट्रांजैक्शन का मतलब कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, 200 रुपए 500 रुपए। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? किस बेसिस पे हुआ। जैसे मैंने बुक्स परचेज किया, दैट इज द इवेंट, ठीक है। 200 इज द मनी ट्रांजैक्शन।
which are in part at least of financial character and interpreting the result। ठीक है, ये क्या है, ये सभी जो है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सभी में। और ये जो है बोल रहा है इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट, ये जो बोल रहा है देखो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने के बाद मैंने क्या बोला, हम लोग क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट पता करते हैं। ठीक है, पीएल, पीएल से क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट पता करते हैं। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हम लोग फाइनेंशियल बिजनेस का पोजीशन पता करते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट, कि ओवरऑल मेरे बिजनेस का क्या रिजल्ट निकल के आया पूरे साल भर का, पूरे ईयर का, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है एक साल का बनता है। ठीक है, नॉर्मली वन ईयर का बनता है। तो वही चीज बोला है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो वही बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ठीक है, अच्छा अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो बिजनेस के मैनेजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, बिजनेस के मैनेजर्स के लिए डिजाइन किया गया। अब मैनेजर का काम क्या होता है, चीजों को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब होता है कि डिसीजन लेना। ठीक है, जैसे देखो जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग किया है, लगभग सभी ने किया है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग डिसीजन लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा नहीं बनाए, या फिर हम लोग कहाँ से मटेरियल खरीदे कहाँ से नहीं खरीदे। इस तरीके का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैनेजमेंट के पास रहता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है मैनेजर के लिए, यानी कि मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है। It is concerned with presentation of accounting information in a manner which can assist the management in creation of policy and decision making। क्या बोल रहा है देखो, मैनेजमेंट के पास क्या दे दिया जाता है पता है, मैनेजमेंट के पास ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब का प्रेजेंटेशन इस तरीके से दे दिया जाता है, या फिर इनको ये इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि ये क्या करे, उस इंफॉर्मेशन को देख के वो इंफॉर्मेशन इन्हें असिस्ट कर पाए कि ये फ्यूचर में कौन सा पॉलिसी लेना है, क्या डिसीजन लेना है, उस चीज पे कंसेंट्रेशन कर पाए। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि मैनेजमेंट जो है अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए, और वो डिसीजन ऑब्वियसली कंपनी के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारा पार्ट है, मेन पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जब हम लोग कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट। कॉस्ट का डेटा रिकॉर्ड करना, कॉस्ट के डेटा को क्लासिफाई करना, कॉस्ट के डेटा का समरी बनाना फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो हम लोग या तो प्रोडक्ट बेच सकते हैं या तो सर्विस बेच सकते हैं। जैसे मेरा काम है सर्विस से, जो कैलकुलेटर यूज करते हो, जो बुक्स यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। तो कोई भी अपना सर्विस या प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका कॉस्ट उसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सेल प्राइस डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कॉस्ट बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। हमें क्या करना है, हमारा जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचना चाहते हैं या जो भी सर्विस सेल करना चाहते हैं उसके कॉस्ट को मुझे रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लो मेरा कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्री है। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक कैलकुलेटर जब मैन्युफैक्चर होता है उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, लेबर किस तरीके से काम करता है, क्या खर्चा होता है, सारी चीजों के खर्चे को रिकॉर्ड करना है, एक एक खर्चे को क्लासिफाई करना है, फिर पूरा समरी करके देखना है कि एक कैलकुलेटर बनाने का खर्चा यानी कि कॉस्ट क्या निकल के आया। अगर हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो सर्विस का कॉस्ट निकालेंगे। फिर क्या बोला है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट, और उस कॉस्ट को हमें प्लान करके जो है अप्लाई करना है, उसपे कंट्रोलिंग भी रखना है। मतलब आज मैंने 5 रुपीज पर किलो से मेटेरियल लाया, ठीक है, कल हम उसी मेटेरियल को 7 रुपीज पर किलो से ला रहे हैं, लेकिन मेरा कोई ध्यान ही नहीं है कि मेरा मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे क्यों बढ़ रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना, तो मुझे मेरे कॉस्ट पे कंट्रोल भी रखना चाहिए। देखो जैसे तुम लोग एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, लगातार 10 दिन कुछ भी नहीं पढ़े, मतलब तुम लोग का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। कंट्रोल देखो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना। वैसे ही
₹5 का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अचानक से ₹7, ठीक है, आज ₹5 से लाए, कल ₹7 से ला रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट को क्या करना है, प्लानिंग के साथ चलना है, कंट्रोलिंग में रखना है, और हमें रिड्यूस करने का भी कोशिश करना है। जैसे हम लोग आज ₹5 करके ला रहे हैं, हमें ऐसे क्रेडिटर या सप्लायर को ढूंढना पड़ेगा जो इससे भी सस्ते में सेम क्वालिटी या इससे भी बेटर क्वालिटी का चीज दे पाए, तभी तो हम लोग मार्केट में अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे हमारे कंपटीटर को। तो ये सब तो करना ही पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टिकने के लिए। अब बोले 5 ही मिल रहा है, मुझे ढूंढना ही नहीं है, अरे कहाँ सस्ते में मिलेगा वहां ढूंढेंगे, तभी तो कॉस्ट कम होगा। अब यहाँ 5 में मिला तो इसी पे टिके रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए कि कहाँ जाएंगे तो सस्ते में मुझे मिलेगा, तभी तो हम बिजनेस को टिका सकते हैं। नहीं तो बिजनेस क्या होगा, आएगा और चला जाएगा, लॉस मेकिंग होगा तो बिजनेस खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, देखो, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के कॉस्ट को डिटरमाइन कर पाए, प्लान कर पाए, कंट्रोल कर पाए, रिड्यूस कर पाए। सच कॉस्ट एंड furnishes the information to the management for decision। फिर ये जो रिकॉर्डिंग बनेगा ये हम लोग मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि वो डिसीजन ले पाए कि हमें क्या इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, या फिर किसी भी चीज के अकॉर्डिंग डिसीजन हो। जैसे कि मेटेरियल किससे लेना है, ₹5 में लेना है, नहीं लेना है। ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट बनाते थे, अभी ए और सी बनाना चाहते तो बी बनाना बंद कर दे, नहीं किए, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा था। तो डिसीजन मेकिंग लेने में इनको हेल्प होगा, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग बताया। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, हमारा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस होगा, मनीटरी ट्रांजैक्शन, उस चीज को लेके ये डील करता है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट रिलेटेड, कॉस्ट यानी जिसको बोल सकते हैं लागत, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड हर एक डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, और जो कॉस्ट हमें लग रहा है वो आइडेंटिफाई करने के बाद उस कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोशिश करना, मतलब कॉस्ट ताकि ना बढ़े, या फिर रिड्यूस करने का कोशिश करना, और इस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट जो है अपनी तरफ से एक सही डिसीजन ले पाए या फिर सही पॉलिसी ले पाए, जो बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग कॉस्ट का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कॉस्ट कब आया। तो देखो बोल रहा है कि 15th सेंचुरी में जो है लूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम, जो कि इटली के थे, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो है फाइंड आउट किया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी। उसके बाद देखो तब लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं आया था, कॉस्ट अकाउंटिंग तब नहीं आया था, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कब आया, बोल रहा है कि 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे कॉस्टिंग का जो है इंप्लीमेंटेशन हुआ। सबसे पहले कॉस्ट को फ्रांस और जर्मनी में जो है देखा गया था, मतलब कॉस्ट जो है सबसे पहले आया कौन से दो कंट्री में, फ्रांस और जर्मनी। तब लेकिन इंडिया में कॉस्ट का कोई कंसेप्ट था नहीं, और लेकिन ये बड़े ही स्मॉल ब्रांचेस में थे। 17th-18th सेंचुरी का बात है, लेकिन अकाउंट्स उससे भी पहले आया 15th सेंचुरी में। फिर 20th सेंचुरी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 20th सेंचुरी में ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऑन दैट मोमेंट जो मतलब डिफेंस में जो लगते हैं ना, मतलब जो डिफेंस में जो भी मतलब क्या बोले, वो लड़ाई करने का जो भी चीज रहता है ना, ये फाइटर प्लेन, ये सब क्या किया तब तब था ऑन दैट मोमेंट। तो वो सबका कॉस्ट जो है कैसे करके कंट्रोल करें, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया ना, उसके लिए कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है डिमांड आया, ठीक है, कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा डिमांड आया। ऑन दैट मोमेंट जो है इंडिया में जो पर्सोनल एम्प्लॉय को भेजा गया था ना, डिफेंस पर्सोनल, मतलब इंडिया में भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सभी जगह पे तो इम्पैक्ट हो रहा था ना, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ ना, कॉस्ट का जो है बहुत ज्यादा डिमांड हुआ, ठीक है। तब इंडिया में कैसे कॉस्ट आए वो हम बताते हैं। 20th सेंचुरी में जो डिफेंस पर्सोनल इंडिया में आए थे, ठीक है, उन्हीं ने यहाँ पर जो है कॉस्ट का बात सोचा, ठीक है, उन्हीं ने यहाँ पर जो है कॉस्ट का बात सोचा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो उन्हीं ने यहाँ पर जो है कॉस्ट का बात सोचा है, और ये कोलकाता में, इंडिया में कोलकाता में सबसे पहले ये हुआ था, ठीक है। इसीलिए आज भी
जो सीएमए इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है। अभी शिफ्ट होने का बात हो रहा है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, मुझे जितना पता है, ठीक है। तो इसीलिए कोलकाता में जो है इसका मेन हेड ऑफिस है, क्योंकि इंडिया में पहले कोलकाता में ही जो है कॉस्टिंग का बात हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था। फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इंडिया में ये जो मतलब कॉस्ट इंस्टीट्यूट है वो कौन से ईयर में बना था? 1959 में, ICWAI नाम पे, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ये वर्क्स होगा, ठीक है, वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अभी जो नाम है करेंटली वो है ICMAI, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज मैंने बता दिया। फिर देखो अब हम लोग का कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है amount of resources in money or money worth give up in exchange for some goods or expenditure may be actual or notional। बता रहे बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स। हमारे पास अगर कोई रिसोर्स है, वो रिसोर्स पैसा हो सकता है या पैसे का वैल्यूएबल, पैसे से वैल्यू किया जा सकता है, ऐसा कोई चीज हो सकता है। तो हमारे पास जो रिसोर्स है वो हम लोग दे रहे हैं और बदले में अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में भी तुम लोग पढ़ते हो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन होता है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि अगर हम लोग मनी या मनी वर्थ को क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, और एक्सचेंज में हम लोग कुछ गुड्स, एक्सचेंज में हमें कुछ गुड्स मिल रहा है, तो ऐसे खर्चे को, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो मुझे, जैसे मैंने बोला कि मेरा कैलकुलेटर बनाने का जो है फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा? कैलकुलेटर बनाने का रॉ मटेरियल, ठीक है। इस कैलकुलेटर को तो हम खुद नहीं बना पाएंगे, तो इस काम में जो एक्सपर्ट है उन लेबर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे, ठीक है, ये सबको मुझे पहले कैलकुलेटर बेचने के लिए मुझे ये कॉस्ट को इनकट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर को बेचने के लिए मुझे ये कॉस्ट को इनकट करना पड़ेगा। तो वही बोला है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिव अप, मैंने इतना खर्चा किया तब जाके मुझे क्या मिला? एक कैलकुलेटर मिला, और उसको बेच के मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम मैन्युफैक्चर करके भी जो है बेच सकते हैं, या फिर किसी से खरीद के भी बेच सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिटेल या ट्रेडिंग करना, ठीक है। ये तो हो गया खुद से बना के बेचना। अब हम क्या कर सकते हैं, जो है कि किसी मान लो कैशियो का जो कैलकुलेटर होता है, कैशियो का कैलकुलेटर की जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कैलकुलेटर ले लिया, फिर उनको, फिर मैंने कस्टमर को बेच दिया, तो उसमें भी मेरा कॉस्ट इनकट हो रहा है। हम जब कैशियो के डिस्ट्रीब्यूटर से कैलकुलेटर परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी मेरा कॉस्ट इनकट हो रहा है, और उसके बाद बेच के मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी खर्चा हम लोग करते हैं उसे कॉस्ट बोला जाता है। एक्चुअल और नोशनल का मतलब है एक्चुअली हम लोगों ने ये खर्चा कर दिया है या फिर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एस्टिमेट किया कि अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है मान लो 100 पीसेस, ठीक है, तो मेरा ये खर्चा हो सकता है, तो मैंने ये क्या किया? नोशनल किया, ठीक है, इतना खर्चा हो सकता है। और अगर मैंने सच में प्रोड्यूस कर लिया तो एक्चुअली जो खर्चा होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट इनकट, ठीक है। तो कॉस्ट इनकट मेरा एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म कॉस्ट। फिर सेकंड देखो क्या है, सेकंड है मेरा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो इट इज अ टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक होता है अलग अलग, उसे कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि देखो तुम लोग जब अलग अलग टेक्निक पढ़ोगे या फिर किसी ने पढ़ा भी हो सकता है, जैसे कि देखो जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कस्टमर के डिमांड पे कॉस्ट करना, कस्टमर के डिमांड पे। जैसे मान लो कि तुम लोग को एक शर्ट सिलवाना है, ठीक है, एक शर्ट जो है वो सिलवाना है। तो अगर तुम लोग को अपने जो है स्पेसिफिक फीचर्स के अकॉर्डिंग शर्ट सिलवाना है, तो तुम लोग टेलर के पास जाके बोलोगे कि मेरा ऐसा करके शर्ट सिल दीजिए। तो टेलर जो है ना वो कस्टमर के डिमांड पे सिल रहा है, यानी क्या हो गया? जॉब कॉस्टिंग। लेकिन अगर तुम लोग मान लो शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, तुम लोग मान लो शॉपिंग मॉल में गए, तो वहां तुम लोगों के अकॉर्डिंग कोई शर्ट सिला हुआ नहीं रहता है, लेकिन कोई ना कोई शर्ट होता है कि जो तुम लोग के मेजरमेंट में आ जाएगा। जैसे कि साइज एस होता है, एम होता है, एल होता है, एक्सएल होता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है हम लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ना हमारे लिए बनाया गया था, हमें ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था, यानी ये क्या हो गया? बैच कॉस्टिंग। और भी बैच कॉस्टिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो मार्केट में जब मेडिसिन बिकता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई मेडिसिन का नाम ले लेते हैं, लाइक सर दर्द के लिए मान लो सैरिडन, ठीक है।
तो सैरिडन जो है वो बैच में प्रोड्यूस होता है, वो कभी सिंगल प्रोड्यूस नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं प्रोड्यूस होता है, बैच में प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। तो बात ये है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने का अलग अलग टेक्निक होता है जिससे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कौन से इंडस्ट्री में कौन सा टेक्निक लगेगा वो तो तुम लोग धीरे धीरे पता कर पाओगे। और भी टेक्निक जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है जो बड़े बड़े रोड बनते हैं, ठीक है, रोड, ठीक है, ब्रिज, डैम, ठीक है, ये सब जो बनता है ना, ये सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है, जहां पर मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लग जाता है चीजों को बनाने में, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है, तो वहां हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के भी एक टेक्निक होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जो फूड इंडस्ट्री है, जैसे मान लो तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग का एक बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्री हो, ठीक है, तो अगर तुम लोग कोई भी किसी भी तरीके का फूड मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे बिस्किट्स हो गया, केक हो गया, तो वहां पर क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि अलग अलग टेक्निक जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। अब कब कौन सा टेक्निक यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा इंडस्ट्री क्या है। क्या हम लोग ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं तो जॉब कॉस्टिंग, क्या हम लोग फूड मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या हम लोग रोड बनाते हैं, शॉपिंग मॉल बनाते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही देखो मैंने ये वाला जब पढ़ाया तब मैंने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी रिकॉर्डिंग का ही एक प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को बताया कि अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है। ये रिकॉर्डिंग क्या किस चीज के लिए हेल्प करता है, फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट, ताकि हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए। ये कैसे शुरू होता है, स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। अब ये बताते हैं, देखो जैसे हम लोग अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, जो तुम लोग अकाउंट्स करते हो ना वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू रॉ मेटेरियल, कितना रॉ मेटेरियल खरीदा, टू लेबर, लेबर का खर्चा क्या है, ठीक है, टू अदर एक्सपेंस, ठीक है, तो ये टोटल जो खर्चा होगा, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, हम लोगों ने कितना कॉस्ट का गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है एक्सपेंडिचर को, ठीक है, कि मैंने अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस किया तो मेरा इतना एक्सपेंडिचर है। अब अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो हम क्या करेंगे, ये बने हुए गुड्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बने हुए गुड्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस्ट, मतलब इसको लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसमें से जो भी सेल होगा उसे बाय सेल बोल के रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मैंने इनकम को रिकॉर्ड कर दिया, फिर जो प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस लॉस हुआ, और भी ब्रॉडर सेंस में बोलोगे तो रिपोर्ट में हमारा ट्रेडिंग से पीएल बन जाएगा, फिर बैलेंस शीट बन जाएगा। तो बात वही हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं। किस तरीके से, पहले हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, और एंड विथ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, फिर हम लोग उसमें क्या है, रिपोर्ट के थ्रू से प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट का मतलब हो गया कि मेरा अंक, देखो जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो इसका रिपोर्ट क्या है, जब तुम लोग का रिजल्ट निकलेगा दैट इज द रिपोर्ट। तो वैसे ही एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरे ईयर का जो फाइनल अकाउंट्स बनता है ना, वही उसका रिपोर्ट होता है, ठीक है, पूरे ईयर का जो फाइनल अकाउंट्स बनता है वही उसका रिपोर्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग मिलके होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग का मतलब क्या था, ये टेक्निक था कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, अभी अभी पढ़ा है, देखो ये टेक्निक था कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। कॉस्टिंग क्या था, एक टेक्निक था कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका, ठीक है। अब रिकॉर्ड में क्या क्या जाता था, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट, हर एक चीज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है मेनली कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका, ठीक है। अब जब टेक्निक और रिकॉर्डिंग मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। हम लोगों ने टेक्निक भी अडॉप्ट कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, तो बन गया कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ
प्रॉफिटेबिलिटी। बोल रहा है कि अगर हम लोग टेक्निक एडॉप्ट करने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का या फिर कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करके सेल करने का हमारा कॉस्ट कितना हुआ। तो हम लोग अपने कॉस्ट पे क्या रख सकते हैं, कंट्रोलिंग रख सकते हैं, और कितना प्रॉफिट हुआ इस काम को करके वो भी हमें पता चल सकता है कि इस बिजनेस को करके हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ऐसा एप्लीकेशन है कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि हमारा कॉस्ट कितना हुआ, तो ज्यादा है कम है वो पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मान लो हमारा प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है, नहीं बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जरूर हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, देखो ये साइंस भी है, ये आर्ट्स भी है, ये प्रैक्टिस भी है। क्यों साइंस क्यों है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि इस चीज को अप्लाई करने के लिए, इस चीज का एप्लीकेशन करने के लिए हमें साइंटिफिक नॉलेज का जरूरत होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें स्किल का भी जरूरत होता है, मतलब हमें नॉलेज का जरूरत है, यानी साइंस। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान होता है ना, ज्ञान यानी साइंस, तो हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। आर्ट, आर्ट यानी क्या, मतलब कला, जिसे स्किल बोलते हैं, हमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए, तभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्यों बोला है, ये कंटिन्यूएशन बात है। ठीक है, आज अप्लाई किया कल नहीं किया तो क्या फायदा, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, देखो तुम लोग को साइंटिफिक वे में पढ़ना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं ना, सर भी बोलते हैं साइंटिफिक वे में, मतलब क्या कि हमें क्या क्या जरूरत है, मतलब थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करना चाहिए। साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे मतलब चीजों को समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर चीज को अगर रट्टा लगाएंगे तो फिर हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। और हमें स्किल भी यूज करना चाहिए, जैसे जिसका जिस चीज में ज्यादा स्किल है वो उस चीज को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। प्रैक्टिस तो देखो, आज प्रैक्टिस कर रहे हो, बीच में 5 दिन नहीं कर रहे हो, फिर लगातार 3 दिन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस को ही प्रैक्टिस बोला जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ये होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी खुद में साइंस भी है, आर्ट्स भी है, प्रैक्टिस भी है। क्यों साइंस, इसीलिए है क्योंकि ये जो है ये नॉलेजेबल चीज है, ये स्किल्ड वाला चीज है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस एंड साइंस एंड आर्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। देखो कॉस्टिंग का मतलब ये छोटा सा गोला जो है ये कॉस्टिंग है। ठीक है, ये पीला वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक। अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग टेक्निक यूज करता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है टेक्निक यूज करके जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करके आया उसको रिकॉर्ड करना, जैसे कि इनकम का रिकॉर्डिंग, एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग, और उसका प्रेजेंटेशन करना रिपोर्ट का, वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी जो है ये दोनों का एप्लीकेशन है, इसीलिए सबसे छोटा कॉस्टिंग, उससे बड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब ये जो है ये एक डायग्राम हो गया कि छोटा सा जो वर्ड है वो कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी करना चाहिए, और अगर हम लोग कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, यूनिट देखो हर चीज के लिए जो है काफी जरूरी है। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोग मार्केट में खरीदने गए फ्रूट्स, जैसे मान लो अभी आम का सीजन आ रहा है, मैंगो खरीदने गए, अब जाके बोलोगे कि आम दे दो, तो वो पूछेंगे ना, मतलब जो सेलर है फ्रूट सेलर वो तो पूछेगा ना भाई 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, वो तो पूछेगा। मतलब यूनिट के बिना काम कैसे चलेगा। अगर जाके बोलते हो कि मुझे तेल चाहिए तो वो पूछेगा कितना लीटर तेल चाहिए, ठीक है, कितना किलो चाहिए, ठीक है, जैसे सरसों तेल किलो। ठीक है, तो कुछ भी खरीदने जाए हम लोग मार्केट में, जैसे पेन, अब बोलेगा ना 1 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, तो यूनिट हमें काफी जरूरी है। अब कॉस्ट यूनिट का मतलब हम लोग जिस भी चीज का कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एक यूनिट जरूर होना चाहिए। देखो क्या बोला है,
इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बताते हैं ये क्या है, इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस। मतलब जैसे मान लो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको यूनिट में कैसे डिफाइन करें, तो सीमेंट के लिए जो यूनिट लिया गया है दैट इज टन पर बैग। बैग में रहता है सीमेंट, ठीक है, बैग में रहता है ना, बोरा होता है ना, ठीक है, बोरे में सीमेंट रहता है। तो नॉर्मली एक एक बोरा एक एक टन का हो सकता है, किलो का भी हो सकता है। नॉर्मली सीमेंट के लिए जो है टन यूज किया जाता है, टन पर बैग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जो गाड़ी वाड़ी बनाता है ना, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, कार वगैरह, तो उनका नंबर ऑफ कार, ठीक है, नंबर ऑफ कार से हम लोग डिनोट करते हैं। अब डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट यूनिट एक ऐसा यूनिट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ये देखो ये सब प्रोडक्ट है, या फिर सर्विस, जैसे देखो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पर स्टूडेंट पे क्या कॉस्ट लग रहा है, या फिर मान लो तुम लोग जो है डॉक्टर के पास गए तो पर पेशेंट पे क्या कॉस्ट ले रहा है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब प्रोडक्ट एंड टाइम, सर्विस और टाइम, ये भी बताते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, कोई कोई सिर्फ सर्विस सेल करता है, कोई कोई प्रोडक्ट टाइम सर्विस टाइम दोनों सेल करता है। मतलब कैसे, देखो जैसे मान लो तुम लोग कभी पार्क में घूमने गए तो पार्क में अलग अलग राइडर होता है ना, राइडर पे हम लोग चढ़ते हैं, जैसे मान लो कि बोटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, तो साइकिल का फैसिलिटी होता है। तो अब जो साइकिल में तुम लोग मान लो जो यहाँ इको पार्क में है, ठीक है, साइकिल का फैसिलिटी होता है कि एक प्राइस जो है देना पड़ता है, जितना उनका चार्जेस होता है, और बोल देता है कि आधा घंटा 1 घंटा कुछ एक होता है, आप जो है घूम के फिर वापस कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर 1 भी सेकंड ज्यादा होगा तो चार्जेस ज्यादा ले लेगा, 100 रुपए ऐसा कुछ होता है, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो देखो वो क्या बेच, वो प्रोडक्ट भी दे दिए प्लस उसके साथ टाइम भी लगा दी कि इतने टाइम के अंदर वापस कर देना है। ठीक है, सर्विस के केस में क्या होता है, जैसे मान लो मूवी देखने गए, ठीक है, तो मूवी देखने गए, मूवी का टिकट पहले क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, तभी हम लोग मूवी देखने जा पाएंगे। लेकिन मूवी मान लो कितने टाइम का है, मान लो 2 hours 45 minutes का है, तो आफ्टर 2 hours 45 minutes वो टिकट जो है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। मतलब मूवी जब हम लोगों ने देखा तो वहां पर हमें सर्विस के साथ साथ टाइम को भी जो है मेंटेन करना पड़ा। मतलब हमें सर्विस दिया गया विथ टाइम, जब हम लोगों ने कोई राइटर यूज किया तो प्रोडक्ट दिया गया विथ टाइम, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूनिट, सर्विस का यूनिट, या फिर प्रोडक्ट टाइम सर्विस टाइम का यूनिट, इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट असर्टेन। अब मान लो साइकिल दे दिया राइडिंग के लिए, ठीक है, अब वो आइडेंटिफाई करेगा कि पर पर्सन के लिए कितना टाइम साइकिल का, जैसे मान लो बोल दिया कि 100 रुपीज पर आवर पर पर्सन, तो देखो क्या हुआ, फॉर साइकिल राइडिंग, ठीक है, फॉर साइकिल राइडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या दिया, साइकिल दिया, वापस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और देखो टाइम भी बता दिया, 100 रुपए 1 घंटे का, एक पर्सन का, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर देखो वही बोला है, प्रोडक्ट सर्विस या फिर प्रोडक्ट एंड टाइम, सर्विस एंड टाइम, दोनों चीज हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल देखो कॉस्ट यूनिट का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो गाड़ी बनती है उसके लिए नंबर, सीमेंट इंडस्ट्री में टन पर बैग, केमिकल जो इंडस्ट्री केमिकल बनाता है उनके लिए लीटर पर गैलन, ठीक है, डॉक्टर के लिए पर पेशेंट, ठीक है, अगर कभी घूमने जाते हो, होटल में रहते हो तो पर गेस्ट, ठीक है, पर गेस्ट बोलते हैं वो लोग, ठीक है, पर गेस्ट पर रूम, ठीक है, पर डे पर गेस्ट पर रूम, एक दिन एक गेस्ट का एक रूम का कितना चार्जेस है, तो यूनिट सभी को चाहिए तभी वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते। कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे लेकिन वो किस बेसिस पे करेंगे, जैसा मेरा काम है उस बेसिस पे मुझे यूनिट को जो है पिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ देम, मतलब लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट सब मिला के भी हो सकता है, फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन, इट इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। देखो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी लोकेशन का कॉस्ट निकाल रहे हैं, मतलब जैसे मान लो किसी का बिजनेस जो है वो किधर किधर है, मान लो किसी का बिजनेस ईस्ट इंडिया के ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ठीक है, तो जियोग्राफिकली चारों तरफ ही जो है किसी का बिजनेस है, ठीक है।
तो वो बोल रहा है कि मेरे ईस्ट लोकेशन में कितना सेल हो रहा है ये उसे पता करना है, वेस्ट में कितना सेल हो रहा है ये उसे पता करना है, सेल नहीं, मान लो कि कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ में कितना कॉस्ट और साउथ में कितना कॉस्ट। तो उसने क्या किया, लोकेशन वाइज, ठीक है, लोकेशन वाइज अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहा, तो इसे हम लोग बोलेंगे लोकेशन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। पर्सन, जैसे मान लो कि ईस्ट में, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये फैक्ट्री में जो है हम लोगों ने स्किल्ड वर्कर को भी रखा है, अनस्किल्ड वर्कर को भी रखा है, सेमी स्किल्ड वर्कर को भी रखा है। तो टोटल अनस्किल्ड लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ता है, स्किल्ड लोगों को कितना करना पड़ता है, और सेमी स्किल्ड लोगों को कितना करना पड़ता है। यानी हम लोग पर्सन वाइज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पर्सन मेरा बन गया कॉस्ट सेंटर। इक्विपमेंट, मान लो मैंने एक मशीन खरीदा है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो उस मशीन में मेरा कितना खर्चा आ रहा है उस मशीन को यूज करने का, ठीक है, जैसे उसका डेप्रिसिएशन, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ रखा है, जो भी खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से वो चल रहा है या फिर किसी और तरीके से चल रहा है, तो कोई भी इक्विपमेंट, ठीक है, उसका अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही मेरा कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। सीधा सा बात है, जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वही मेरा कॉस्ट सेंटर बनेगा। देखो, इट मींस लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट for which cost is to be ascertained, it is used for cost control purpose। ये यूज करके, ये कैलकुलेट करके हमारा फायदा क्या है, हम लोग अपने कॉस्ट को, देखो हमें पता चलेगा ना कि ईस्ट में कितना कॉस्ट लग रहा है, वेस्ट में कितना लग रहा है, नॉर्थ में कितना लग रहा है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपने कॉस्ट सेंटर को चूज कर सकते हैं कि मुझे लोकेशन वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि पर्सन वाइज करना है कि इक्विपमेंट वाइज, वो तो मेरे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन करके फायदा क्या है, मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा है, वो मुझे आइडेंटिफाई, तो हम अपने कॉस्ट को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ज्यादा लग रहा है तो कम करने का कोशिश करेंगे, और अगर ठीक चल रहा है तो उसे उसी पे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। दो चीज होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। कंट्रोल का मतलब जैसे अगर मेरा 10 रुपए पर किलो का खर्चा है तो उतना ही रहे, उतना ही रखने का कोशिश को बोलते हैं कंट्रोल करना। रिड्यूस करने का मतलब अगर हम चाहे कि इसको 9 रुपए में लेके आ जाए तो उसे बोलते हैं रिड्यूस करना, ठीक है। तो इससे मेरा कॉस्ट कंट्रोल होता है अगर हम कॉस्ट सेंटर बना के अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। मेनली दो तरीके का कॉस्ट सेंटर होता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ठीक है। पर्सनल मतलब जो कि ह्यूमन बीइंग रिलेटेड होगा, ये देखो पर्सनल और ग्रुप ऑफ पर्संस मतलब लेबर्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ लेबर्स। जैसे कॉस्ट में ना सभी को लेबर बोला जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, तो कॉस्ट में सभी को लेबर बोला जाता है। तो जो भी हो, पर्सनल मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग हमारा कॉस्ट सेंटर होगा, इसीलिए बोला है कंसिस्ट ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्सन। इम्पर्सनल मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ और, लाइक कोई लोकेशन, इक्विपमेंट, ठीक है। जो ऊपर डेफिनेशन था उसी के बेसिस पे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा हम लोग का जो है कॉस्ट सेंटर क्या क्या हो सकता है। तो कॉस्ट सेंटर का मेनली दो पार्ट ही है, ये डेफिनेशन से ही पता चलता है। पर्सन रिलेटेड हुआ तो पर्सनल, और लोग के पर्सन के अलावा कुछ और जो भी होगा वो हो जाएगा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर के थ्रू से कॉस्ट कैलकुलेट करने का फायदा ये है कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता है उसको देखो हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें क्या क्या कॉस्ट सेंटर हो सकता है, एक तो हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक हो सकता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि मेरा कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करने का इंडस्ट्री है, तो मेरा काम क्या है ही होगा, ठीक है। और सर्विस सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताते हैं। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है। कॉस्ट सेंटर का मतलब ही है कि अगर हम लोग जिस भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मेरा कॉस्ट सेंटर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज ए कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये एक ऐसा कॉस्ट सेंटर है जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, फिनिश गुड्स में, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन का बात हो रहा है तो प्रोडक्शन सेंटर में क्या होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, ठीक है।
हियर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, हर तरीके के एक्सपेंसेस को यहाँ इनकर्ड किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट में, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल से शुरू करके फिनिश गुड्स तक का जितना भी खर्चा होगा, उस सारे खर्चे को टोटल करने से हमें जो मिलेगा वो होगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कि मेरा जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना है। और जब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं। मतलब हम लोग किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन सेंटर में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। जैसे कि मशीन शॉप, ठीक है, जहां पर काम हो रहा है, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, असेंबली मतलब जहां पर अलग अलग पार्ट्स को लगा के जोड़ा जाता है। जैसे कि गाड़ी इंडस्ट्री के केस में असेंबल का काम ज्यादा होता है, ठीक है। कहीं से टायर खरीदा जाता है, किसी कंपनी का कुछ और खरीदा जाता है, फिर उसको असेंबल करके बेचा जाता है, ठीक है। तो असेंबली शॉप, तो ये सब क्या हो गया, असेंबल हो रहा है मतलब प्रोडक्शन का ही तो काम हो रहा है। वेल्डिंग का काम हो रहा है यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम। मशीन शॉप, मशीन में काम हो रहा है, तो ये सभी क्या है, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप। और यहाँ पर क्या कॉस्ट इनकर्ड होगा, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स ट्रांसफर होने तक का पूरा जो मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स का, वो पूरा खर्चे का डिटेल्स जो है हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब थोड़े देर बाद हम लोग अभी पता करेंगे, हम लोग का आएगा कि जो मतलब कॉस्ट है वो कितने तरीके का है, वहां पर हम ये वाला डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। अभी इस लाइन को एक बार इग्नोर कर दो, थोड़े देर बाद ये समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। फिलहाल इतना समझो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट सेंटर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या क्या कॉस्ट सेंटर रहता है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर रहता है जहां पर हम लोग किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो सफर है उसमें जो भी खर्चा होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग एक सर्विस कॉस्ट सेंटर भी बना सकते हैं अगर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर मतलब सपोर्टिंग कॉस्ट सेंटर, ठीक है। जैसे कि मान लो बोल रहा है इट इज ए कॉस्ट सेंटर व्हिच सर्व्स एज एन एंसिलरी यूनिट टू ए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का एंसिलरी यूनिट है या फिर सपोर्टिव यूनिट है। मतलब ये जरूरी है, ये मेन है, नहीं तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे बनेगा। लेकिन सर्विस कॉस्ट सेंटर होना मैंडेटरी नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्री सर्विस कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, सब कोई नहीं बना सकता है। सपोर्टिव, जैसे कि देखो पावर हाउस, पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि हम लोग खुद का पावर जनरेशन खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे फैक्ट्री में मशीन चल रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उससे ले सकते हैं। लेकिन हमारा इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि हम लोग अपना पावर जनरेशन खुद ही कर रहे हैं, तो ये मेरा सपोर्टिव जो है कॉस्ट सेंटर हुआ। तो पावर हाउस में जो खर्चा आ रहा है उसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा सर्विस कॉस्ट सेंटर का कैलकुलेशन। अब मान लो मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि वहां पर मैंने लेबर को कितना पेमेंट करना है, पेरोल मतलब जो लेबर को पेमेंट वगैरह किया जाता है, कोई भी तरीके का पेमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट ही बना रखा है जहां पर हमें पता चले कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को या लेबर को क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो ये सब सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हो गया। जैसे मान लो कैंटीन, ठीक है, कहीं पर कैंटीन का फैसिलिटी रखा गया है, जैसे मान लो कॉलेज में कैंटीन का फैसिलिटी रखा गया है, तो वो मैंडेटरी थोड़ी ना है पढ़ाई करने के लिए। कैंटीन कॉलेज में होना मैंडेटरी नहीं है, वो सपोर्टिव कर दिया है कि ठीक है बच्चे आएंगे तो खाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब वो कैंटीन को चलाने का जो खर्चा है उसे हम लोग बोलेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर। लेकिन तुम लोग जो पढ़ने जाओगे कॉलेज में वो तुम लोग का क्या हो जाएगा, मेन टास्क यानी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अब इंडस्ट्री के साथ भी इसे ऐड कर सकते हो, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन को रखा जाता है जहां पर लेबर लोग जाके खा सकते हैं, तो ये सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। सर्विस कॉस्ट सेंटर सपोर्टिव इसीलिए है क्योंकि इसके बिना काम बंद हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। अगर कैंटीन नहीं रहा स्कूल में, कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में तो ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ाई बंद हो जाएगा, पेशेंट को चेक नहीं कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब सपोर्टिव होता है। जैसे पावर हाउस अगर हम लोग खुद मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे, बाहर से लेंगे ना। ये तो वो कर सकते हैं जिनके पास जो है उतना फैसिलिटीज है, उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि खुद का पावर जनरेशन खुद कर रहे हैं। हम लोग हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बैठा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए कि हम हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को अलॉट करें। अगर मेरा छोटा काम है तो हम हर एक डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के लिए अलॉट नहीं कर सकते, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर वही बना सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा कैपिटल है, तो वो अपने बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए जो है अलग अलग सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं, और उस सारे सर्विस सेंटर का जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ए कॉस्ट सेंटर which serve as an ancillary unit to a production का ancillary unit है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का, मैंडेटरी नहीं है, एंसिलरी है, ठीक है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हाँ होने से काम इजी जरूर होगा। जैसे मान लो अगर मेरे इंडस्ट्री के फैक्ट्री के अंदर इस साइड में कैंटीन डिपार्टमेंट है, तो क्या होगा ना, वर्कर लोग को खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर वो खाना खाएंगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो सपोर्ट तो जरूर होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेंटर। अब इसका जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो सर्विस कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हैं किसी एक बिजनेस के पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे देखो मिस्टर ए को किस चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, स्टोर डिपार्टमेंट को संभालने का, उन्हें स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। तो मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट जो है, ये स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनेगा। मिस्टर बी इज इंचार्ज ऑफ जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंचार्ज है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, इस सेगमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे यहाँ पर क्या है स्टोर, सेगमेंट ऑफ बिजनेस क्या है स्टोर, यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर विच इस स्टोर डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने मिस्टर ए को, स्पेसिफिक पर्सन कौन है, मिस्टर ए है, उन्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, ठीक है, तो वही मेरा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। यानी स्टोर डिपार्टमेंट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट सेंटर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या होता है, इस सेगमेंट ऑफ बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। मतलब बोल रहा है बिजनेस का एक ऐसा सेगमेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल है सारे एक्टिविटीज के लिए। सारे एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट से लेके रेवेन्यू तक, ठीक है, मतलब एक्सपेंस से लेके इनकम तक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर क्यों बोल रहे हैं, इससे देखो अगर हम कॉस्ट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर, रेवेन्यू का भी है, तो मुझे तो प्रॉफिट पता चलेगा ही चलेगा। मैंने एक चीज बनाया 100 रुपए का, उसे बेचा 120 में, तो मुझे पता चला ना मेरा प्रॉफिट 20 रुपीज है। तो वही बोल रहा है प्रॉफिट सेंटर का मतलब हो गया बिजनेस का वो सेगमेंट जिसको रेस्पॉन्सिबल किया गया है हर एक एक्टिविटीज के लिए, दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। एग्जाम्पल के तौर पे एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट सेंटर। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और उनका कोई प्रॉफिट सेंटर है, ऐसा हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मतलब इनका देखो, ये देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका प्रॉफिट सेंटर है और इसका दो और सेंटर है, मोबाइल डिवीजन, कंप्यूटर डिवीजन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंडर जो है मोबाइल भी बिकता है, कंप्यूटर भी बिकता है, तो इनका दो डिवीजन है, मोबाइल डिवीजन और कंप्यूटर डिवीजन। और ये दोनों डिवीजन का अगर हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों हम लोग का प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा। मोबाइल डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा, कंप्यूटर का डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा। प्रॉफिट सेंटर का और एक नाम भी है, देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। हम लोग प्रॉफिट सेंटर को इन्वेस्टमेंट सेंटर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कितना इन्वेस्ट कर रहा है, रिटर्न क्या है। जैसे मान लो 100 रुपए का चीज 120 में बेचा तो 20 का रिटर्न है, आउट ऑफ कितना, इन्वेस्टमेंट कितना था 100, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 20%। तो इसीलिए इस प्रॉफिट सेंटर का दूसरा नाम दिया गया है इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए separate measurement of cost is required. Cost object may be a product, service, a project, a
ब्रांड ए कैटेगरी, एक्टिविटी, ए डिपार्टमेंट और ए प्रोग्राम एटसेट्रा। ठीक है, क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फॉर विच इज सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम लोग सेपरेटली मेजर कर सकते हैं कॉस्ट को, इज रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी। देखो अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो भी मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम लोग किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, हम लोग किसी सर्विस प्रोवाइड जो हो रहा है उसका कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक प्रोजेक्ट है उसके कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं तो वो भी मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया है, ब्रांड वैल्यू, तो उसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई कैटेगरी जो है उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी है उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो ये सभी मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे तो फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर में फर्क क्या है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर में भी तो हम लोगों ने वही पढ़ा कि अगर हम लोग किसी लोकेशन, पर्सन या इक्विपमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिस भी चीज का करेंगे वो मेरा कॉस्ट सेंटर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट, ब्रांड, कैटेगरी, एक्टिविटी या डिपार्टमेंट या प्रोग्राम का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है, एक्चुअली दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, एक नैरो सेंस में यूज होता है। ये देखो, इट कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली, नैरोली। मतलब ब्रॉडली मतलब देखो, जब हम लोग इसको ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, नैरोली डिफाइन करेंगे तो कॉस्ट यूनिट बोलेंगे, और कॉस्ट यूनिट जो है वही हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। हम अभी एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लो कि एसबीआई, यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई का अलग अलग ब्रांचेस जो है इंडिया में है, ठीक है, इंडिया छोड़ो, वेस्ट बंगाल में अलग अलग लोकेशन में एसबीआई का जो है ब्रांचेस है। अगर हम लोग हर एक जगह पे एसबीआई का ब्रांचेस ओपन करने का कॉस्ट कितना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं लोकेशन वाइज, तो वो हो गया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर। अब मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में, जैसे मान लो कोलकाता में केशवपुर में, ठीक है, जो एसबीआई का ब्रांच है, वहां पर अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि डिपॉजिट काउंटर में कितना जो है हमारा कॉस्ट इनकट हो रहा है, क्योंकि देखो बैंक में अलग अलग काउंटर होता है ना, एक जगह पे जाके पैसा डिपॉजिट करो, एक जगह पे विथड्रॉल करो, लोन लेना है तो दूसरा डिपार्टमेंट है, तो बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो हर एक डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने का कॉस्ट कितना है, अगर हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम लोग बहुत सारे एसबीआई, मान लो कि वेस्ट बंगाल के अंदर मुझे नहीं पता कितना सारा ब्रांचेस है, जितना भी ब्रांचेस है वो सबका अगर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हर एक लोकेशन में जितना एसबीआई उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हो गया लोकेशन वाइज, वो ब्रॉडली कैलकुलेशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। लेकिन जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एसबीआई के ब्रांच के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने के खर्चे को कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कॉस्ट यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को तो हम लोग किसी ना किसी यूनिट से डिफाइन करेंगे। जैसे डिपॉजिट काउंटर में पर पर्सन का कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, हम लोगों ने एक लोन काउंटर बनाया है, वहां पर पर्सन बेसिस पे कितना कॉस्ट आ रहा है, तो इसीलिए पर पर्सन या फिर जो भी यूनिट हुआ उस बेसिस पे निकालते हैं, इसीलिए इसे मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो ब्रॉडली बन जाता है कॉस्ट सेंटर, नैरोली बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और जब हमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना यूनिट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए नैरोली इसे हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर एक ऐसा जो है, मतलब बोल सकते हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि हमारे कॉस्ट को ड्राइव करेगा, मतलब हमारे कॉस्ट का कम या ज्यादा होने का रीजन बनेगा। जैसे देखो कि हम लोग अपना, मान लो तुम लोग के पास एक कार है, ठीक है,
अब उस कार को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, ठीक है, पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है। तो जो भी हो, तो कार चलाने के लिए हमें तेल का जरूरत होगा। अब हमारे तेल का खर्चा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तेल का खर्चा डिपेंड कर रहा है कि हम लोग गाड़ी कितना चला रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके ऊपर। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कम खर्चा होगा। मतलब जो तेल है वो मेरा एक ऐसा फैक्टर है जो मेरे कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। देखो क्या बोला है, एक कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर और वेरिएबल्स विच अफेक्ट लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मेरे कॉस्ट के लेवल को इफेक्ट कर सकता है, मतलब कम ज्यादा कर सकता है। जनरली इट इज एन एक्टिविटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड। नॉर्मली ये ऐसे एक्टिविटी को चूज किया जाता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट इनकट करने के लिए। जैसे देखो, गाड़ी चलाने का कॉस्ट मेन क्या है, वो तेल का खर्चा ही तो है, ठीक है, इसीलिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, तेल का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, दूसरा दिया हुआ है, एन एग्जांपल ऑफ दिस could be how the amount of water your office uses in a month determine the price of your water bill। मतलब मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ है, इंक्लूडिंग जो है ऑफिस के ओनर, जो पानी का बिल आ रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना पानी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं उस पे। अगर ज्यादा पानी यूज हुआ तो ज्यादा बिल आएगा। जैसे मान लो गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी यूज होगा तो ज्यादा बिल आएगा, ठंडे के मौसम में कंपैरेटिवली कम पानी यूज होगा तो कम बिल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द यूनिट ऑफ वाटर आर द कॉस्ट ड्राइवर। देखो, द यूनिट ऑफ वाटर आर द कॉस्ट ड्राइवर, मतलब पानी कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितने लीटर पानी यूज हो रहा है, यूनिट, ये पानी का जो यूनिट है, कंजम्पशन का जो यूनिट है, वो मेरा क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है। एंड द वाटर बिल इज द कॉस्ट, ठीक है। तो पानी के यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कॉस्ट कम होगा कि ज्यादा होगा। यानी पानी का जो यूज है वो मेरा क्या हो गया, पानी का जो यूज है वो मेरा हो गया कॉस्ट ड्राइवर, और जो मेरा पानी का बिल आ रहा है वो मेरा हो गया कॉस्ट। देखो, द यूनिट ऑफ वाटर, कितना पानी यूज कर रहे हैं, यूज, ठीक है। जैसे हम कितना तेल यूज कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है। और जितना मुझे तेल का खर्चा भरना पड़ता है वो मेरा क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब एक ऐसा कॉस्ट ड्राइवर का मतलब ये हो जाता है, एक ऐसा फैक्टर जो कि हमारे कॉस्ट के लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है, जो हमारे कॉस्ट के लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि अगर मेरी किसी चीज का खर्चा 10 रुपए पर किलो चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उतना ही रहे। देखो, इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट appropriate action is taken if cost exceed estimated or actions to be taken if costs are expected to exceed the expected level। मतलब मुझे पता है कि मेरा खर्चा जो है 10 रुपीज का ही होने वाला है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा खर्चा बढ़ गया है, मान लो 11 हो गया या 11 होने वाला है, तो मुझे नेसेसरी एक्शंस लेना है या लेना पड़ सकता है, ठीक है। अगर खर्चा बढ़ गया है तो लेना है, अगर खर्चा फ्यूचर में बढ़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर में वो एक्शन लेना पड़ेगा ताकि मेरा कॉस्ट कंट्रोल रहे, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें क्या करता है, इंश्योर करता है दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन। कॉस्ट कंट्रोलिंग का मतलब है हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है ताकि हमारा कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट को एक्सीड ना कर जाए। जैसे मुझे लगा था 10 का खर्चा होगा तो 10 ही हो, उससे ज्यादा ना हो। या फिर ऐसे एक्शंस जो हमें लेने पड़ सकते हैं फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में मेरा कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड कॉस्ट से बढ़ जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल। तो देखो, ये तो तुम लोग को लैंग्वेज से ही समझ में आएगा सारा डेफिनेशन कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हो जाएगा किस तरीके से हम लोग अपने एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि वो बढ़े ना, ठीक है। फिर देखो क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। ये दूसरा चीज हो गया कि मेरा खर्चा 10 रुपया हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो खर्चा मेरा 8 रुपए में आ जाए, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, जो कि कोई आसान तरीका नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है, ठीक है, ये अचीवमेंट है ऑफ
real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or service rendered without compromising quality of product। मतलब क्या बोल रहा है, कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हम अपने खर्चे को जो है बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जैसा है वैसा रखना चाहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, वो काफी रिसर्च का बात है। तो देखो क्या बोल रहा है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट, मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, distribution and selling brought about by estimation of wasteful and essential element। बताते हैं ये क्या है, ठीक है। तो पहले देखो ये वाला पॉइंट हम एक बार फिर से बोलेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन करने का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग ऐसा क्या करें ताकि हमारा कॉस्ट परमानेंटली कम हो जाए। ऐसा नहीं कि आज 10 से 8 कर दिया फिर 1 महीने बाद 10 हो गया, ऐसा नहीं। कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या कि मेरा खर्चा जो है कम हो? परमानेंट सोल्यूशन कैसे मिलेगा? मुझे ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रॉ मटेरियल का सप्लायर कौन है, कहां से ये रॉ मटेरियल लेने से मुझे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। क्या मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, किस तरह, मतलब मुझे हर जगह पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे सस्ते में हम अच्छा चीज लाए और उसे प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट बना के बेचे, या फिर कैसे सस्ते में हम अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन जो है ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये परमानेंट रिडक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो दवा ले रहा है तो वो कंट्रोल में रहेगा बीमारी। जैसे मान लो किसी का बीपी है, ठीक है, अब वो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, तो उसका बीपी जो है कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वो प्रिवेंट मतलब वो क्या होगा ना, क्योर नहीं होगा। बीपी क्योर नहीं होता है मेडिसिन से। क्योर कब होता है? अगर हम लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं और योगा करते हैं तो क्योर होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन का मतलब वो क्योर का बात हो रहा है। कंट्रोल का मतलब क्या हो रहा है? मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करके चला रहे हैं, तो ये अलग बात हो गया। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हम लोगों को ऐसा कुछ करना है ताकि हम लोग जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो, लेकिन या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करे उसका कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया वो तो बेकार हो गया, कि हम लोग सस्ते में बेकार का चीज बेच रहे हैं, वो तो खराब बात है। मतलब अगर गुड क्वालिटी का नहीं होगा तो थोड़ी ना कस्टमर हमसे लेगा, तो उस बात का ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोल रहा है, परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट। अगर हम लोग जो कॉस्ट सेविंग करने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो अगर जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब वो टिकेगा, ऐसा नहीं कि आज कम हो गया 2 दिन बाद बढ़ जाएगा या 2 महीने बाद बढ़ जाएगा, ऊपर से क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब परमानेंट नेचर का सेविंग्स होगा, जेन्युइन नेचर का सेविंग्स होगा। मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग brought about by elimination of wasteful and essential element। क्या बोल रहा है देखो, परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट, कॉस्ट में परमानेंट जेन्युइन सेविंग्स, मैन्युफैक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ब्रॉट अबाउट बाय एलिमिनेशन। कैसे करके लाया जा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में सेविंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग में, ब्रॉट अबाउट बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल एंड इनएसेंशियल एलिमेंट। अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा कुछ वेस्टफुल एलिमेंट तो नहीं है जो हमारे ध्यान में नहीं है लेकिन हमारा कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो अगर इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करके हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, इन एसेंशियल चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं, तो भी हमारा परमानेंट और जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परमानेंट नेचर का जेन्युइन कॉस्ट सेविंग करके हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट रिड्यूस कोई एक दिन का चीज नहीं होना चाहिए, परमानेंट चीज होना चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज इसके वजह से नहीं होना चाहिए, तो ही कॉस्ट रिडक्शन माना जाता है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है? Cost that is directly identifiable or chargeable to a specific cost center is charged to that cost center is called cost allocation। समझाते हैं, देखो बोल रहा है कि मान लो कोई एक कॉस्ट सेंटर है, जैसे यहाँ का एग्जांपल ही लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग का कॉस्ट सेंटर क्या है? कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे मान लो प्रोडक्ट ए है,
तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में एलोकेट करेंगे। जैसे मान लो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 10 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो प्रोडक्ट ए में हम लोग 10 रुपीज रॉ मटेरियल का ऐड करेंगे, फिर बाकी जो भी खर्चा होगा वो ऐड करेंगे। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज कर सकते हैं या प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, इज चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर, इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। केमिकल इन सोप, ठीक है, जैसे हम लोग अगर सोप मैन्युफैक्चर करते हैं, सोप यानी साबुन, ठीक है, तो उसमें केमिकल का यूज होता है। तो ये केमिकल जो है वो रॉ मटेरियल हो गया सोप बनाने का, ठीक है। तो इस सोप का जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इस केमिकल के कॉस्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या हो गया, उस केमिकल के कॉस्ट को हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि एक सोप बनाने में केमिकल लगता है मान लो 0.25 ग्राम, ठीक है, और 1 केजी केमिकल का कॉस्ट है मान लो 100 रुपए, तो 0.25 का कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख पाएंगे। मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एलोकेट कर पा रहे हैं कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, इज चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर, इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। मतलब अगर हम लोग किसी कॉस्ट को डायरेक्टली एलोकेट कर पा रहे हैं कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। अब ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग कॉस्ट एपोर्शनमेंट समझेंगे। अब ये क्या है देखो, जैसे पहले हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ये पूरे फैक्ट्री का रेंट है मान लो 10,000 रुपीज, ठीक है। अब ये फैक्ट्री जो है 2 डिपार्टमेंट, ये मान लो है 1000 स्क्वायर मीटर और ये मान लो है 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये जो जगह है। अब ये रेंट जो है कंबाइनली हम लोगों ने फैक्ट्री को रेंट पे लिया है, 2 डिपार्टमेंट बना दिया। अब मुझे ये पता करना है कि डिपार्टमेंट ए का कितना रेंट होगा, डिपार्टमेंट बी के लिए कितना रेंट होगा, लेकिन जिसने मुझे रेंट पे दिया है उसने मुझे पार्ट बेसिस पे नहीं दिया है, पूरे प्रीमाइसेस का 10,000 दिया है। तो मुझे कैसे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास देखो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो एरिया का डेटा है हम एरिया के थ्रू से, एरिया के रेशियो के थ्रू से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 को हम एरिया के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने ना कॉस्ट को क्या किया, एपोर्शन, एपोर्शन मतलब डिवाइड किया किसी एक पर्टिकुलर या सूटेबल बेसिस पे, डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाए क्योंकि मुझे नहीं पता ए डिपार्टमेंट का रेंट कितना है, बी डिपार्टमेंट का रेंट कितना है। अगर पता होता, जैसे मान लो अगर कोई मुझे बोलेगा कि हम ऐसे रेंट दे रहे हैं, ये 7,000 है ये 3,000 है, तो मुझे पता है ये 7,000 का ये 3,000 का, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोला गया, मुझे बोला गया ये पूरे प्रीमाइसेस 10,000 है। अब आप अपना अकाउंटिंग अपने हिसाब से करो। तो इसका मतलब देखो फैक्ट्री रेंट इज एपोर्शन टू डिफरेंट डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ एरिया। अगर एरिया के बेसिस पे फैक्ट्री रेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या इसको बोला जाता है एपोर्शन कर रहे हैं, इसको एलोकेशन नहीं बोला जाता है। एलोकेशन मतलब जब डायरेक्टली खर्चे को दिखा सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में, लेकिन जब हम लोग फैक्ट्री रेंट, मेरा मतलब फैक्ट्री का रेंट जो है उसे हम डायरेक्टली जो है ए और बी में नहीं कर पा रहे, अपने हिसाब से सूटेबल कोई बेसिस को लेके हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एपोर्शनमेंट। लेकिन जब डायरेक्टली लगा सकते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। अब देखो और एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एपोर्शन इन डिफरेंट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अब मान लो ये जो ए बी डिपार्टमेंट था, यहाँ पर 3 लाइट पॉइंट है, 1 2 3, यहाँ पर मान लो 2 लाइट पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ 3 लाइट पॉइंट्स है, यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट्स है, पूरे जगह का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है मान लो 5,000। अब मुझे क्या करना है, दोनों में अलग अलग दिखाना है। तो हम क्या करें, मेरे पास मुझे यहाँ पर अगर अलग मीटर लगा देता इलेक्ट्रिक का और यहाँ मीटर लगा देता तो मुझे बिल जो है डिपार्टमेंट वाइज आता, तब बोलते हैं एलोकेशन। लेकिन यहाँ मीटर लगा हुआ नहीं है, पूरे बिल को मुझे अपने बेसिस पे कोई सूटेबल तरीके से डिवाइड करना है। तो मैंने सूटेबल तरीका क्या माना है, लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो लाइट पॉइंट्स 3:2 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक डिपार्टमेंट में 3,000 का लगाएंगे, एक में 2,000 का लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट का एपोर्शनमेंट करना, और पहला वाला था कॉस्ट का एलोकेशन करना जो डायरेक्टली लगा सकते हैं। When cost can't be directly identifiable to a specific cost center, जैसे फैक्ट्री के रेंट में 2 डिपार्टमेंट था, तो कौन से डिपार्टमेंट का कितना है हमें नहीं पता, हमें तो टोटल का पता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से डिपार्टमेंट का कितना है हमें नहीं पता, हमें टोटल पता है। Then such cost
cost is charges to different cost center on same predetermined basis। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट को चार्ज कर देना है कॉस्ट सेंटर्स में, मतलब ए डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ऑन सम प्री डिटरमाइंड बेसिस, किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले से ही सोच रखा है कि इलेक्ट्रिक बिल को लाइट पॉइंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, घर के जो रेंट है, जो फैक्ट्री का रेंट है, उसे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट। This process is called cost apportionment। तो इस तरीके के कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एपोर्शनमेंट, ठीक है। उसे कॉस्ट एलोकेशन नहीं बोला जाता। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसे हमें प्रोडक्ट में चार्ज करना होता है, ठीक है। उसे हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट में चार्ज करना होता है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। जैसे देखो हम सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखो यहाँ से तुम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है तो वो थोड़ा सा समझना हमें चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे मान लो कि हम लोग टेलर के पास गए एक शर्ट सिलवाने के लिए, ठीक है। हम लोग एक कस्टमर गया, ठीक है, एक कस्टमर कहाँ गया? टेलर के पास, ठीक है। उसको क्या करना है? टेलर के पास गया, उसको सिलवाना है एक शर्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर शर्ट सिलवाना है तो वो पहले टेलर को पूछेगा कि मुझे एक शर्ट चाहिए कुछ इस तरीके का, मान लो मुझे एक शर्ट चाहिए, जो भी हो, ठीक है। तो ये मुझे एक शर्ट चाहिए इस तरीके का, उसने बोला कि ऐसा मुझे एक शर्ट बना के दीजिएगा, तो कितना खर्चा पड़ेगा? क्योंकि जब हम लोग टेलर के पास जाते हैं तो पूछते हैं ना कि कितना खर्चा लगेगा फिर ऐसा एक ड्रेस सिलवाने का, ठीक है। तो वो कैसे बोल सकते हैं? देखो वो ये बोलेंगे कि ऐसे शर्ट सिलवाने के लिए सबसे पहले जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए फैब्रिक, ठीक है, मतलब कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ा जो है कितने का लगाना है? अब ये बोल रहे हैं अच्छा ही लगा दीजिएगा, तो मान लो 500 रुपए पर मीटर वाला कपड़ा लगा रहे, 500 रुपए पर मीटर वाला कपड़ा लगा रहे। और स्टिचिंग का क्या कॉस्ट आएगा? स्टिचिंग का मान लो आ गया 100 पर आवर बेसिस पे है। और बटन लगेगा, ये देखो 3 बटन बनाया मैंने, बटन लगेगा कितना? 10 रुपए पर पीस, ठीक है, पर पीस। अच्छा, और क्या लगेगा? थ्रेड लगेगा, थ्रेड धागा, ठीक है, जिससे ये शर्ट सिला जाएगा। अच्छा, जिस मशीन पे ये सिला जाएगा वो मशीन जो है वो भी यूज होगा इस शर्ट को बनाने के लिए। एंड शॉप, जिस शॉप में बैठ के टेलर, देखो टेलर अपना जब कॉस्ट बताएगा ना, जैसे कस्टमर पूछ रहा है कि बोलो कितना मुझे पैसा देना पड़ेगा इस शर्ट को सिलवाने का, तो वो अपना एस्टिमेट करेगा कि अच्छा कपड़ा इतने रुपए का लगाएंगे, स्टिचिंग चार्जेस इतना लेंगे, बटन इतने रुपए का लगेगा, धागा इतने रुपए का लगेगा। बस यही खर्चा थोड़ी ना कस्टमर से रिकवर करेगा, नहीं, वो जिस मशीन में काम कर रहा है उस मशीन के डिप्रिशिएशन का जो खर्चा है वो भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा उसे। शॉप का रेंट, ठीक है, वो थोड़ी ना अपने पॉकेट से भरेगा, शॉप का रेंट भी जो है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो भी वो अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना चाहेगा। लेकिन एक चीज देखो, जब उससे बोला जाएगा ना कि बोलो फैब्रिक का कितना खर्चा लगेगा, तो वो आराम से बोल सकता है अगर 2 मीटर मेरा कपड़ा लगा तो फैब्रिक का खर्चा हो जाएगा 1000 रुपए। और अगर मान लो कि ये स्टिच करने में लगेगा 2 आवर्स, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 200 रुपीज। बटन अगर मान लो 10 रुपए पर पीस करके, यहाँ मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 पीस का 30 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, 3 पीस का 30 रुपीज हो जाएगा। अब ये सब कॉस्ट तो वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन जब उसे बोला जाएगा कि थ्रेड का खर्चा कितना है, मशीन का खर्चा कितना आ रहा है, शॉप रेंट को ऐड करो और इलेक्ट्रिसिटी को, मान लो शॉप रेंट है 10,000, ठीक है, तो क्या वो 10,000 इस प्रोडक्ट में ऐड कर देगा? कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजों को वो प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। देखो ये जो मैंने खर्चा बोला ना, ये 3 खर्चा जो है ये हमारे डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो है ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। और दूसरा क्या फिर थ्रेड प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट तो है, लेकिन ये जो है ये कैसे प्रेजेंट है? ये है इकोनॉमिकली क्वांटिफाइबल,
ये देखो इकोनॉमिकली क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल मतलब क्या हो गया कि ये जो शर्ट है इसमें ये सारे खर्चे को हम लोग इकोनॉमिकली मतलब कितना कितना है वो हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन थ्रेड तो लगा है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि थ्रेड का खर्चा कितना इस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा। लेकिन क्या इस खर्चे को इसमें ऐड नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे खर्चे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट में हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिनिश गुड्स में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये थ्रेड का खर्चा, मशीन का खर्चा, शॉप का रेट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारे खर्चे को भी इसमें कैसे ऐड किया जाएगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे। ठीक है, ऐड तो किया जाएगा बट एस्टिमेटेड बेसिस पे ऐड किया जाएगा, डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम लोग कोई फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ये बेंच बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेंच बन रहा है इसमें कितने रुपए का वुड लगा है वो हम लोग बोल सकते हैं कि पर बेंच में कितने रुपए का वुड लगा है। लेकिन मान लो कि इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है, एक जो है सनमाइका लगा है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या है, इसका खर्चा क्या हो जाएगा? ग्लू से इसे चिपका रहे हैं, ठीक है, ग्लू से चिपका रहे हैं, तो कितने ग्लू का खर्चा, ठीक है। या फिर इस फर्नीचर को बनाने में जो भी नेल्स, छोटे छोटे जो कीला वगैरह का जरूरत होता है वो कितने का है, वो भी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के खर्चे को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड जरूर होगा, जैसे इस फर्नीचर को बनाने के लिए अगर हम लोगों ने ग्लू के तौर पे फेविकॉल का यूज किया है, मान लो 5 किलो का डब्बा लेके आके फर्नीचर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग ना ये नहीं बोल सकते हैं कि मान लो 5 किलो फेविकॉल में 1 किलो फेविकॉल खत्म हुआ, तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 10 पीस बेंच बना लिया तो एक एक बेंच में कितने रुपए का फेविकॉल लगा है, ये हमारे लिए बताना उतना आसान नहीं है। थ्रेड भी हमें दिख रहा है, जैसे फैब्रिक दिख रहा है आंख से, थ्रेड भी दिख रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्वांटिफाइबल नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट हम बता रहे थे, कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको हम लोग कैसे कैसे इस प्रोडक्ट में ऐड करें, इसका जो तरीका है इसी को बोला जाता है कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो क्या उसके लिए कोई मेथड होता है? बिल्कुल होता है, उसके लिए अलग अलग मेथड होता है, जैसे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड, मशीन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। क्या ये मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, जब ओवरहेड बोल के एक चैप्टर होता है उसमें ये मेथड्स पढ़ाया जाता है। तो अभी तो देखो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और कॉस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मेथड तो हम बताएंगे नहीं अभी, हम तो सिर्फ नाम बताएंगे कि कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन, इनडायरेक्ट कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन जैसे प्रोडक्ट में किया जाता है उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और उसका कुछ मेथड्स का नाम मैंने यहाँ पर दिया है। मटेरियल के परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, मशीन आवर्स रेट बेसिस पे, लेबर कॉस्ट बेसिस पे, लेबर आवर्स बेसिस पे। अब कब कौन सा मेथड यूज होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर मान लो हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें मटेरियल का खर्चा सबसे ज्यादा है, हाई लेवल का है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि उस केस में हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट को फाइनल प्रोडक्ट में मटेरियल बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाएंगे। और मान लो कि प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, हर तरीके के डायरेक्ट कॉस्ट का जब टोटल करते हैं तो निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मेरा प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करने का जरूरत होगा तो हम प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। अगर मेरा मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा है, मतलब मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने ज्यादा किया है, मशीन से ज्यादा काम होता है, लेबर काम उतना नहीं करता है, मशीन ज्यादा चलता है, तो फिर मुझे मशीन आवर रेट बेसिस पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को एब्सॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा है तो मुझे लेबर कॉस्ट बेसिस
बेसिस पे करना चाहिए। अगर मेरा पेमेंट मायने रखता है, अगर लेबर का टाइम मायने रखता है ज्यादा, तो मुझे कॉस्ट का एब्सॉर्प्शन लेबर जो है लेबर आवर बेसिस पे करना चाहिए। वो तो डिपेंड करेगा कि मेरा किस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, किस चीज पे मेरे प्रोडक्ट का खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, मेटेरियल पे, मशीन आवर्स पे, लेबर कॉस्ट पे, लेबर आवर्स पे, उस बेसिस पे मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट पे। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये हुआ कॉस्ट एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ एक एग्जांपल भी है, देखो, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल में भी चार्ज ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे फेविकॉल का मैंने एग्जांपल दिया, ये मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट को मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल के परसेंटेज पे एब्सॉर्ब करवाना चाहिए। ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया। बाकी मैंने बताया कि हर एक मेथड का अपना फीचर्स होता है, कब कौन सा मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, जिसके लिए चैप्टर होता है ओवरहेड, वहां पर हम लोग देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है जब हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं और उसका जितना भी खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्ट कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, क्योंकि देखो लेबर क्या करेगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेगा, या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मतलब मटेरियल के अलावा हर एक खर्चा, ठीक है, जो मतलब डायरेक्ट मटेरियल के अलावा और जो भी खर्चा हमें चाहिए रॉ मटेरियल को, डायरेक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए, उसे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। और कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, ऑब्वियसली मेरा लेबर का खर्चा आएगा। जैसे कि मान लो इस शर्ट के केस में ये जो है स्टिचिंग का खर्चा जो कि टेलर करेगा, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट। और मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया, ये फैब्रिक। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा ऐसा कोई एक्सपेंस जो कि हम लोग प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मान लो ये शर्ट बनवा के टेलर क्या करेगा, उसे आयरन यानी प्रेस करके जो है वो हमें देगा। ठीक है, तो ये जो प्रेस करने का काम है ना, ये मेरा क्या हो गया, ना तो मटेरियल का खर्चा है ना तो लेबर का खर्चा है, फिर भी हम लोग पर प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो हम लोग एक एक प्रेस करने का फैसिलिटी मान लो इन टेलर के पास नहीं है कि ये किसी को दे देते कि भाई मेरा जो भी शर्ट सिलता है आप प्रेस करके मुझे दे दीजिएगा, और मान लो पर शर्ट प्रेस करने का ले लिया जाता है 50 रुपए करके। ठीक है, तो आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पर शर्ट का प्रेस करने का खर्चा कितना है, 50 रुपीज करके। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना तो ये मेरा मटेरियल का खर्चा है ना तो लेबर का। तो मटेरियल और लेबर के अलावा कोई खर्चा अगर 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई होता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, आगे पढ़ेंगे भी। और इनडायरेक्ट अगर कोई खर्चा है वो भी जो लग रहा है मेरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने का। जैसे देखो, अगर मेरे पास थ्रेड ना हो, मेरे पास मशीन ना हो, मेरे पास शॉप ना हो, मेरा इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो हम कैसे इस शर्ट को सिल के रेडी कर सकते हैं। मतलब ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो मेरे इस फैब्रिक को शर्ट बनाने में काम में आ रहे हैं, वो सारे खर्चे को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ये सारा खर्चा हम लोग का हो जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा उसी चीज को मैंने यहाँ पर पॉइंट करके लिख दिया है कि अगर तुम लोग को थियोरेटिकली पूछे तो तुम लोग के पास डेटा रहे। जैसे सबसे पहला बात है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अपना कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हम लोग कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग कॉस्ट का एनालिसिस दे पाएंगे, जैसे कि मेरा डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट, अलग अलग बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग कॉस्ट का एनालिसिस दे पाएंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर
कुछ वेस्टेज हो रहा है तो उसको भी डिस्क्लोज कर पाएंगे कि किस वजह से हमारा वेस्टेज हो रहा है, अगर हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। डिस्क्लोजर कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्टेज, टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा, जरूरत पे जैसा डेटा हमें जरूरत होगा वैसा डेटा हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तभी ना प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इसीलिए बोल रहा है। फिर और क्या असर्टेन कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की हम लोग का प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके क्या प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव है या नहीं। एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीज के बारे में ही पढ़ा हुआ है। फिर देखो रिवील सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारा सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग अपने मैनेजमेंट को एडवाइस भी दे सकते हैं क्योंकि वो डेटा देख के क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसी ले सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, फिर हम लोग मैनेजमेंट के लिए डेटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट बनाने में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा हमें हेल्प करेगा कि प्रीवियसली इतना खर्चा हुआ था इतना प्रोडक्शन का, तो अभी हमारा बजट कैसे बनना चाहिए, ठीक है। इंसेंटिव अगर देना है मुझे मेरे लेबर को, बोनस कितना देना है, ये सब जो है बेस्ड ऑन कॉस्ट सेविंग, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अगर कॉस्ट सेव कर सकते हैं तो ही ना हम लोग, देखो अगर हम लोग कॉस्ट सेविंग्स कर पाएंगे तो ही ना हम लोग अपने एम्प्लॉय लोगों को बोनस इंसेंटिव दे पाएंगे। मेरा अगर प्रॉफिट इतना कम है कि हम अपने लेबर को डेली का जो पेमेंट होता है या मंथली जो पेमेंट होता है उसके अलावा कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा तभी ना इंसेंटिव बोनस ये सब देने का सोचेंगे। बोनस कब देते हैं, जब वर्कर ओवर टाइम काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा तो बोनस देते हैं। अब ओवर टाइम एक्स्ट्रा कब करेगा, जब मेरा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड होगा। प्रोडक्ट का डिमांड कब होगा, जब हम सस्ते में अच्छा चीज बेचेंगे। तो वही बोल रहा है अगर हम लोग कॉस्ट सेविंग्स कर पाते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए इंसेंटिव बोनस प्लान ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो नॉर्मल सा बात है, तुम लोग पढ़ के जितना पॉइंट याद रख पाओ, अगर पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हैं। फिर देखो क्या बोला है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बोल रहा है नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल सच सिस्टम, पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन को ये सिस्टम चाहिए भी या नहीं चाहिए, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसे इंप्लीमेंट करने का, पहले वो पता होना चाहिए। फिर नो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंप्लीमेंटेड, देखो ये लिखा हुआ है कि हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जहां पर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेट होगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट बनाता है या किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन सही तरीके से कर पाएंगे। नो द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड देयर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, हायरार्की का मतलब जो है लोअर लेवल पे कौन काम कर रहा है, उससे अपर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल पे, ठीक है। तो हायरार्की क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें किस तरीके का इंफॉर्मेशन का ज्यादा जरूरत होता है, तो उस बेसिस पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि सभी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जो है एक जैसा थोड़ी ना होगा, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करके वो इसका यूज करेंगे। फिर बोल रहा है नो द प्रोडक्शन प्रोसेस, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस का भी पता होना चाहिए कि कैसा प्रोडक्शन, क्या हमारा प्रोसेस 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है या फिर डायरेक्टली एक ही बार प्रोसेस हुआ फिनिश गुड्स आ गया, तो उस तरीके से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होगा उसमें एक सिंक होना चाहिए, देखो बिना सिंक के तो इंफॉर्मेशन बेकार है ना। फिर बोल रहा है मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का क्या मेथड्स फॉलो होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीधा बात है कि अगर हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहला
कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको इंस्टॉल करने का, वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, उसका हायरार्की क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, और उसका जो इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन का क्या है, ठीक है, और क्या मेथड्स फॉलो होता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किए बिना अगर हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखो लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लिमिटेशन क्या है कि ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि ये टेक्निक फॉलो करने के लिए मुझे अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, तो उसका मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा उसका सैलरी, तो ये एक्सपेंसिव खर्चा, इतने सारे चीजों को मेंटेन करके इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट जो है मतलब ये ज्यादा कॉस्टली है या एक्सपेंसिव है बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन का जरूरत होता है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन जैसे तुम लोग बचपन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़े हो कि मेरा बुक्स, मेरा बैंक का डिटेल्स बैंक के पास भी रहता है और मेरे पास जो पासबुक है उसमें भी रहता है। तो पासबुक जो है वो बैंक मुझे देता है और बैंक के पास ओरिजिनल पासबुक रहता है, ठीक है। हम लोग भी बोलते हैं मेरे पास पासबुक है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल नहीं जेरोक्स रहता है, ठीक है, जेरोक्स होता है। अगर ये कभी भी घूम जाए तो हम लोग अगर बैंक में जाके बोलेंगे तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है आपको एक दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये डुप्लीकेट रहता है। तो हमारे पासबुक को अगर हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करवाते या बैंक में ऐसा कोई पैसा इंट्रोड्यूस हुआ या डिडक्ट हुआ जिसका हमें पता नहीं, तो फिर बैंक के बुक के साथ हमारा बुक मैच नहीं होता है, तो फिर हमें उसे रिकंसाइल करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्योंकि सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अलग है, ये हमेशा एक्चुअल बेसिस पे होता है और ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। जैसे कि मान लो कि फ्यूचर में हम लोग एक बजट बना रहे हैं, इतना खर्चा करेंगे, हम लोगों ने सोचा 10,000 का मटेरियल खरीदेंगे, इतने का लेबर खर्चा होगा बोल के हम लोगों ने पूरा कॉस्ट डेटा बना लिया, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि 10,000 की जगह मटेरियल 12,000 का हुआ, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला रिकॉर्ड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये दोनों में मिसमैच हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल। इसीलिए बोल रहा है कि लिमिटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अगर हम लोग कॉस्ट फाइनेंस दोनों फॉलो करते हैं तो मिसमैच होता है, उस मिसमैच को ठीक करने के लिए हमें करना पड़ता है रिकंसाइल, ठीक है। और देखो वर्क डुप्लीकेशन होने का चांसेस होता है, ठीक है। और दूसरा देखो क्या बोल रहा है, इनएफिशिएंसी, ठीक है। अगर हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का लिमिटेशन ये है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें अगर इनएफिशिएंसी मतलब इनएफिशिएंसी अगर देखा जाए तो फिर एक सेकेंड, इनएफिशिएंसी इस पॉइंट को यहाँ पर हटा दो, इनएफिशिएंसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटिंग में ये तीन, ये वाला इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो एक्सपेंसिव है, डुप्लीकेट वर्क देगा और रिक्वायर्ड होगा रिकंसिलिएशन का, ठीक है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो स्टेप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या स्टेप्स होता है बोल रहा है। देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है कि हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करें, फिर हम लोग हेल्पफुली इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरनली चीजों को मैनेज करने के लिए ये कॉस्ट का कैलकुलेशन हमें हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है कि प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना पड़ेगा, एड्स टू मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए फिर ये डिसीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्कोप क्या क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प कर सकता है ये डेटा, फॉर्मुलेशन कर सकता है रूल्स रेगुलेशंस का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर मैचिंग कर सकता है कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ और मैनेजमेंट का हेल्प कर सकता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जो है डिफरेंस क्या है, तो मैंने इसको कैसे लिखा है, देखो जो मेरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना हर जगह पे
वो कॉस्ट रिडक्शन का पॉइंट को बताएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो कॉस्ट कंट्रोलिंग को बताएगा। तो ये मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया है, फिर भी यहाँ पर अलग से बता रहे। कॉस्ट कंट्रोल करने का कोशिश करना ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। जैसे मैंने बोला कि मेरा अगर मान लो मेरा बीपी है, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मेडिसिन ले लिया, तो मेरा बीपी बढ़ेगा नहीं, ये प्रिवेंट होगा, ठीक है, लेकिन क्योर नहीं होगा। लेकिन अगर हम योगा वगैरह करते हैं, अपना जो है लाइफस्टाइल बदल देते हैं, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बीपी करेक्ट हो सकता है, मतलब सही हो सकता है, करेक्टिव फंक्शन। इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। कॉस्ट को बढ़ने से रोकना और कॉस्ट को कम कर देना, ठीक है, वो होता है रिडक्शन। एफर्ट टू अचीव स्टैंडर्ड, तो कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या है, कॉस्ट कंट्रोलिंग करने में जो एफर्ट लगता है उससे हम लोग सिर्फ अपना स्टैंडर्ड ही अचीव कर पाते हैं। मतलब मैंने बोला 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सब क्या कोशिश करेंगे 10 से ज्यादा ना हो। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एक अचीवमेंट है। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम लोग को एग्जाम में आउट ऑफ 100 जो है 50 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि पासिंग परसेंटेज 50% एग्रीगेट में नहीं इंडिविजुअली है, मान लो, ठीक है, तो तुम लोग को 50% लाना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, 100 में 50। तो इस स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हो, इसके लिए जो एफर्ट दे रहे हो वो हो गया कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 पा लिया, तो ये तुम लोग का अचीवमेंट है। तो वैसे ही अचीवमेंट एक अलग ही चीज होता है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, वो भी क्वालिटी को मेंटेन करके, तो अचीवमेंट है। और ये क्या है, ये तो नॉर्मल सा बात है, देखो इतना तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्स करके फायदा ही क्या है हमारा, ठीक है। तो ये इसके बिना तो हम लोग दूसरे स्टेप में नहीं जा सकते हैं ना। तो वैसे ही तो कॉस्ट कंट्रोलिंग का मतलब स्टैंडर्ड को अचीव करना, और अचीवमेंट क्या होता है, कॉस्ट को रिडक्शन कर दिया, अचीवमेंट कर दिया, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल देखो मे अफेक्ट द क्वालिटी, अगर कॉस्ट कंट्रोल करने जाए ना तो कभी कभी क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। जैसे अगर तुम लोग सोचो कि किसी भी तरीके से 50 लाना है, तो इसमें क्या होता है ना, तुम लोग का क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो सकता है लिखने का या प्रेजेंटेशन का, कि भाई मुझे 50 लाना है, इससे ज्यादा नहीं, तो क्वालिटी डिटोरिएट हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोग बड़ा सोचोगे तो तुम लोग का क्वालिटी जो है वो अच्छा होगा। तो बोल रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन डज नॉट इफेक्ट द क्वालिटी, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन करना कोई 2 सेकंड का बात नहीं है। तो क्वालिटी को वैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कॉस्ट रिडक्शन करना है तो क्वालिटी को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो ये कभी भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, करता है, लेकिन ये हो सकता है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। और इसका और एक रीजन भी होता है, ये जो है ना, ये जो है लोअर लेवल के लोगों के ऊपर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जबकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करना कोई मामूली बात नहीं है, ये टॉप लेवल के लोगों का काम होता है, हाई लेवल के लोगों का काम, और ये जो है लोअर यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोगों का काम होता है। तो इनको ना बता दिया जाता है, देखो भाई 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे तैसे करके ना 10 के अंदर ही रखना चाहते, क्वालिटी खराब कर देते हैं। लेकिन जो हाई लेवल में लोग रहते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि कैसे हम कंपनी को प्रॉफिट कर पाए, तो उनका तो काम ही है कॉस्ट को रिड्यूस करवाना, तो वो अपना दिमाग उस बेसिस पे लगाते हैं। और ये जो है इसीलिए क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं है, कर सकता है, लेकिन ये क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। और इट इज अ रूटीन वर्क, ये रूटीन वर्क है, हमेशा इस पे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इट इज अ इवोल्यूशन ऑफ न्यू थिंग्स न्यू वेज, ये जो रूटीन वर्क नहीं है, ये कभी कभार हो सकता है, ये इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे देखो, मतलब मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, एवरेज नंबर आ सकता है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट तो किसी एक ही को मिलता है ना। मतलब जो रैंक वगैरह करते हैं वो तो कोई एक ही होता है, AIR 1, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि ये जो है इवोल्यूशन है न्यू थिंग्स का, न्यू वेज का, ठीक है, कि हम लोगों ने ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई रिसर्च कर लिया कि कॉस्ट रिडक्शन हो गया। लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल रखना एक रूटीन वर्क है, ठीक है। ऐसे आउट ऑफ हमारा 50% लाना, ये हम लोग का रूटीन वर्क की तरह हो गया, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट को हम लोग बाय नेचर और एलिमेंट हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट के बेसिस पे जब हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो कॉस्ट हमारा 3 तरीके का हो सकता है, मेटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मेटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड, मतलब हम लोग जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उसको मेटेरियल बोलते हैं। जैसे शर्ट के केस में शर्ट का कपड़ा या फैब्रिक,
फर्नीचर के केस में फर्नीचर पे लगा हुआ लकड़ी यानी वुड, ठीक है, ये सब क्या है, मेटेरियल है। अब मान लो यहाँ पर जो थ्रेड लग रहा है, देखो ये फैब्रिक भी मेटेरियल है, ये थ्रेड भी मेटेरियल है, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, तो सब्सटेंस तो दोनों है लेकिन एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। लेबर, लेबर हो गया ह्यूमन बीइंग का जो एफर्ट लगता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट को लेबर कॉस्ट बोलते हैं। अब लेबर डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब जैसे देखो ये टेलर जो है इस शर्ट को सिलेगा तो ये टेलर कौन हो गया, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। ये बेंच को कौन बनाएगा, कारपेंटर बनाएगा, तो कारपेंटर कौन हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कौन हो सकता है, जैसे मान लो कि ये जो फर्नीचर कंपनी है इसने एक सुपरवाइजर को रखा है, ठीक है, इसने किसको रखा है, सुपरवाइजर को रखा है, ये देखने के लिए कि सारे कारपेंटर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया, मतलब ये कैसे लेबर हो गए, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनका ये फर्नीचर को बनाने से डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टली तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, और अगर डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसे बोलेंगे डायरेक्ट। कैसे पता चलेगा, जैसे कारपेंटर नहीं आए तो काम ही बंद हो जाएगा, टेलर नहीं आए तो शर्ट ही नहीं सिला जाएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे सुपरवाइजर नहीं आए आएगा तो वो इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मैंने पहले ही बोला एक्सपेंस का मतलब मटेरियल या लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा होता है उसे हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये शर्ट बनने के बाद अगर शर्ट को प्रेस करके कस्टमर को हैंडओवर किया जाता है तो वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल में मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और देख लो, जैसे मान लो हम लोग इस शर्ट को अच्छे से पैक करके दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ना तो हमारा मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा मेन मटेरियल तो हुआ नहीं, ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अदर देन मटेरियल और लेबर का जो खर्चा होता है उसे एक्सपेंस बोलते हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। बेसिकली डायरेक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो जाएगा 1 यूनिट में, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट में 1 यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये देखो डायरेक्ट, ये ग्रीन कलर से जो किया हुआ है, और ये डायरेक्ट, ठीक है, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसे प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये तीनों हो जाता है मेरा प्राइम कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट, 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 इसको कॉस्ट के लैंग्वेज में बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है, इसको कॉस्ट के लैंग्वेज में बोला जाता है ओवरहेड, मतलब इधर उधर का खर्चा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था, शर्ट था। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया है, मेरे प्रोडक्शन सेंटर में शर्ट का कॉस्ट निकालने का सोचा है, तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट शर्ट हो गया, और उसमें हम अपना मटेरियल यानी जो कपड़ा यूज हुआ है, जो फैब्रिक यूज हुआ है, उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वो कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, दैट इज इकोनॉमिकली एंड डायरेक्टली फिजिबल और आइडेंटिफाइबल, या फिर हम लोग ये भी लैंग्वेज बोल सकते हैं क्वांटिफाइबल, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग और भी एग्जांपल दिया, जिसमें से ये देखो कॉमन है, वुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में जो लकड़ी का यूज होता है, प्लास्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक का यूज होता है, क्ले इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन बन रहे हैं, ठीक है, उसमें जो क्ले यानी मिट्टी का जो यूज हो रहा है, वो क्ले मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब देखो जैसे यहाँ पर क्या था, थ्रेड था, ठीक है, इसका कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can't be directly attributable to cost object, मतलब हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में उसका कॉस्ट डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, बट कैन बी एपोर्शन और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, लेकिन हम लोग किसी ना किसी तरीके से उसे एब्जॉर्ब करवाएंगे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में,
उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा कि मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो उसमें लगने वाला मिट्टी हम लोग का रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अब उस मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अगर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है मिट्टी के बर्तन को, वो अगर हैंड ग्लव्स पहन के रखा है अपने हाथ में, तो वो हैंड ग्लव्स भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। लेकिन वो कैसा मटेरियल है, इनडायरेक्ट, क्योंकि मान लो 10 ऐसे मिट्टी के बर्तन बन के रेडी है, ठीक है, अब उसमें मिट्टी का खर्चा कितना है वो बता दिया जाएगा, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए जो बना रहे थे उन्होंने जो ग्लव्स पहन के रखा है, ग्लव्स का खर्चा पर मिट्टी के बर्तन पे कितना आया वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट। या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन, मान लो ये मिट्टी के बर्तन जिस व्हील पे बन रहे थे, ठीक है, ऐसे व्हील रहता है ना चक्का जिस पे बनते रहता है, तो इसमें इसको स्मूथली रन करवाने के लिए मान लो इसमें हम लोगों ने ऑयल का यूज किया है। अब जो ऑयल का यूज किया है वो पर मिट्टी के बर्तन पे खर्चा कितना होगा वो नहीं निकाल पाएंगे। या फिर यहाँ पर मान लो जो स्टिचिंग करने के लिए जो मशीन्स का यूज हो रहा है, तो उस मशीन में मान लो ऑयल का यूज हो रहा है, वो भी मटेरियल है, लेकिन उस ऑयल का खर्चा क्या हम शर्ट देख के बता सकते हैं, इस शर्ट में इस मशीन पे दिए गए ऑयल का खर्चा कितना होगा, नहीं बता सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। और भी एग्जांपल देखो, पॉलिश पेपर यूज्ड इन पॉलिश ऑफ टेबल, जैसे कि देखो ये टेबल बन के रेडी हो गया, अब इसको पॉलिश पेपर से पॉलिश कर रहे हैं। अब एक टेबल को थोड़ी ना करेंगे, मान लो 100 पीसेस टेबल बनाए, 100 पीसेस टेबल को ही कर रहे हैं, अब हमें कैसे पता कि पर टेबल पे इसका खर्चा कितना आएगा। तो बात ये हो गया कि ये सारे ही इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, इस बेसिस पे। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट लेबर या फिर इम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जो भी लोग प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, जो ह्यूमन एफर्ट्स, उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर या इम्प्लॉय कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ लेबर विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिकल वे एंड दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, मतलब सीधा बात है वो पर्सन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड पर्सन, जैसे लेबर एंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन में जो लेबर एंगेज्ड है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर, लेबर हु इज एंगेज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिन लेबर को रखा गया है, तो उनको क्वालिटी कंट्रोल बेसिस पे जो पैसा पेमेंट हो रहा है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अच्छा, और इनडायरेक्ट लेबर देखो क्या है, मतलब नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सुपरवाइजर का, यहाँ पर देखो क्या है, ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो जो भी पर्सन ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर। स्वीपर जो कि पूरे शॉप फ्लोर को क्लीन करता है, तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंसान नहीं है, वो है इनडायरेक्ट लेबर। सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जो कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। टाइम ऑफिस एम्प्लॉय मतलब कौन लेबर कब आ रहा है कब जा रहा है, उनका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने काम पे रख दिया, भाई आप देखो कौन कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है, तो इनको दिया गया सैलरी, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर। बेसिक सा बात ये हो गया, जो भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है वो होते हैं इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लेबर विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी अपोर्शन और एब्सॉर्ब्ड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ठीक है, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के थ्रू से हम लोग उसे एब्सॉर्ब करवा देंगे प्रोडक्शन के कॉस्ट में, बट डायरेक्टली हम लोग उसे एलोकेट या एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को उसे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो ये मेरा इनडायरेक्ट लेबर हो जाए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देख लो, यही वाला लास्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बोल रहा है डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा एक्सपेंस जो हमारे प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस अदर देन मटेरियल एंड लेबर होना चाहिए, which can be directly linked to cost object economically feasible. These expenses are specifically incurred for a particular product or process, ठीक है, जैसे कि पावर एक्सपेंस टू रन द मशीन, मशीन को रन करवाने के लिए जो पावर का खर्चा हो रहा है, कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क, जैसे मान लो कि कोई एक काम जो फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ, मान लो वो शर्ट का ही बात है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं आया, हम लोग जाके बोल रहे हैं इसमें थोड़ा ये चेंज वेंज कर दीजिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर शर्ट पे कितने रुपए का खर्चा होगा तो वो तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं, तो ये ना तो मटेरियल का खर्चा है ना तो लेबर का, ये एक अलग ही तरह का खर्चा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या बोल रहा है, डिजाइन करना, ब्रांडिंग करना, आर्किटेक्ट का फीस देना। जैसे हम लोग मान लो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट को बुला लिया, उनसे डिजाइन पूछ लिया कि कैसे होना चाहिए, अब उन्होंने अपना फीस चार्ज किया, ठीक है। उन्होंने अपना फीस चार्ज किया, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बता देते हैं, ये लास्ट हो जाएगा। तो इसके बाद से हम लोग प्रोसीडियर फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट नेक्स्ट दिन से करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो सभी खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। expenses other than material and labor which can't be directly identified to cost object but can be apportioned or absorbed by cost center or costing, ठीक है। मतलब वही सेम एग्जांपल ही है, मतलब सेम लैंग्वेज ही है। मेन बात तो यही है कि मेटेरियल और लेबर के अलावा, इनडायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा होता है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, म्यूनिसिपल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए, तो ये जो हमारा खर्चा होगा इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर बाय मैम।